नमस्कार, खबरगांव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और ग्रुप ए का आज जो मुकाबला था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। जवाब में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए, जिसको आसानी से तो चेज नहीं कर पाई न्यूजीलैंड। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि आखिर में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अंततः न्यूजीलैंड जीत गई और इस जीत के साथ बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करेंगे कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, यानी कि टॉप 2 में ग्रुप ए के हिसाब से वो पहुंच गई है। और इस तरह से पाकिस्तान, जिसको काफी उम्मीदें थी आज न्यूजीलैंड से कि वो हारेगी, और बांग्लादेश से भी उम्मीदें थी कि वो हराएगी, ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान बाहर हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके लिए दुखद बात इसलिए है चूंकि मेजबान है और इंडिया से हारने के बाद, जैसा कि पाकिस्तान अपने दोनों मुकाबले हार गई थी, पहले बाद में भारत से, उससे पहले न्यूजीलैंड से। आज उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड हार जाएगी मगर जीत गई। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो पत्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम भी बाहर हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले शुरुआत करेंगे रचिन रविंद्र से, जो चोटिल हुए थे मगर आज आकर के उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है न्यूजीलैंड के लिए और जीत में सबसे अहम भूमिका भी निभाई है। कुणाल हमारे साथ हैं, जानकारी देंगे। कुणाल, रचिन रविंद्र जिस तरह से चोटिल होकर के आए थे, जब हम लोग शुरुआत में अभी मैच देख रहे थे तो बात कर रहे थे कि जब ट्राई सीरीज चल रही थी तब रचिन रविंद्र के सर में चोट लग गई थी और उन्हें पता था कि अगर आज न्यूजीलैंड हार जाएगी तो पाकिस्तान के चांसेस फिर से बन जाएंगे। तो क्या रचिन रविंद्र ने बदला लिया है पाकिस्तान से शतक मार के कि आज तो नहीं हारेंगे, भले कुछ भी हो जाए, अगला मैच जो होगा हमारा भारत के साथ उसमें हम भले हार जाएं? देखिए, रचिन की चोट न्यूजीलैंड के लिए झटका तो थी, लेकिन उनके लिए ये हुआ कि रचिन को, मतलब रचिन की जगह जो आए विलियन, उन्होंने मतलब एक तरीके से टॉप स्पॉट पे अपना ओपनिंग स्लॉट वो बुक कर लिया। रचिन आ जाए और उन्होंने ताबड़तोड़ शतक लगा दिया और ये उनका आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में 4 शतक है, चौथा शतक है ये। तो न्यूजीलैंड के पहले बैटर बने हैं जिन्होंने एक आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में 4 शतक लगाए। उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाए थे, आज उन्होंने शतक जड़ दिया। इससे पहले विलियमसन के नाम 3 शतक है, लेकिन रचिन उनसे आगे निकल गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ये आगे इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं, वो जो 2 मार्च का मैच होने वाला है। और रही बदले की बात, तो पाकिस्तान को मतलब उम्मीदें थी बांग्लादेश से कि वो बांग्लादेश की टीम कमाल करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड जिस क्वालिटी की टीम है और जैसा वो ओडीआई टूर्नामेंट, आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलती है, उसके सामने बांग्लादेश कहीं नहीं टिक पाई। असल में ये चीजें चलती है ना कि जब कोई टीम किसी पर निर्भर हो जाती है और अगर वो टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती तो एक शब्द निकल करके आ जाता है कि बदला ले लिया। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है कि वो उसने हार कर पाकिस्तान से बदला ले लिया। क्योंकि जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, कोलकाता में मैच हुआ था, बांग्लादेश को हरा दिया था पाकिस्तान ने, एक बड़े मार्जिन से हराया था और दोबारा बल्लेबाजी का शायद 216 रन ही बना सकी थी बांग्लादेश, और उसके बाद उसको आसानी से चेज कर लिया था आकर के पाकिस्तान ने, सिर्फ 4 विकेट गंवा करके। उसमें फ़खर जमान ने अच्छी पारी खेली थी, 88 रन शायद बनाए थे, 78 रन बनाए थे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए थे। तो बांग्लादेश के बीच में और पाकिस्तान के बीच में एक राइवलरी हमेशा रही है कि भाई बांग्लादेश की ऑडियंस, हम अक्सर देखते हैं बांग्लादेश के फैंस जो होते हैं और पाकिस्तान के फैंस, इतना शायद भारत और पाकिस्तान के मैच में नहीं होता होगा जितनी राइवलरी हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में दिखाई देती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने हार करके बदला ले लिया। क्या कारण है, क्या ऐसा होता है वाकई में मैच में, या सिर्फ ये एक लाइनें बोलने के लिए हो जाता है कि हमने ये बात रख दी अपनी, हालांकि ऐसा मैच में तो नहीं होता? देखिए, कोई टीम हार के तो बदला नहीं ले सकती, ठीक है। अगर बांग्लादेश की टीम ये मैच जीत जाती, अगर बांग्लादेश की टीम ये मैच जीत जाती तो वो भी सेमीफाइनल के कंटेंशन में रहती, क्योंकि अगला मैच उनका पाकिस्तान से था। वो अगले मैच में पाकिस्तान को हरा के बदला लेते और वो फिर उनके सेमीफाइनल के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि 2 मार्च को अगर इंडिया हरा देती न्यूजीलैंड को तो फिर बांग्लादेश की टीम पहुंच जाती। तो ये बदले वाली ये हार के नहीं बदला लिया जा सकता। अगर ये न्यूजीलैंड को हराते, जैसा उनके कप्तान ने आए थे टूर्नामेंट के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे नजमुल हसन सांटो ने कि हम चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ खेलने नहीं जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। भैया, आप सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपका जैसा परफॉर्मेंस रहा वो तो चलिए कि पिछले साल साकिब वगैरह थे ओडीआई वर्ल्ड कप में कि आप यहां तक क्वालिफाई कर गए, लेकिन ये टीम जैसी है ये तो मतलब डिजर्व ही नहीं करती है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन सांटो ने आज बल्लेबाजी अच्छी की, 77 रन बनाए शायद उन्होंने।
हाँ 77 रन देखिए, अच्छी बल्लेबाजी धीमी उन्होंने, पारी थी वो। आप अगर आप उनके विकेट्स जल्दी निकल गए थे, उनको मतलब टिक के खेलना था, लेकिन अगर आप टिक रहे हो और फिर भी आपका स्ट्राइक रेट मुझे लगता है 80 भी क्रॉस नहीं किया होगा सांटो। हाँ कम था, 110 गेंद पर बनाया, 110 गेंद में 70 रन बना के जा रहे हो, तो ये ऐसी पारियां टीम के काम नहीं आएंगी। लेकिन हाँ ठीक है, संतो ने धीमी बल्लेबाजी की, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर ढह रहा था, क्योंकि शुरुआत ही बहुत अच्छी नहीं हुई थी। 24 रन बनाए थे तंजीद हसन ने, और उनके साथ जो आए सांतो बल्लेबाजी करने, वही टिके थे, बाकी वो 22 रन बना करके आउट हो गए। तो उसके बाद फिर आए हसन साहब मिर्जा, तो उन्होंने 13 रन बना करके वो आउट हो गए। तो ये कह सकते हैं कि धीमी बल्लेबाजी की शायद वहां पर अचानक से जरूरत आ गई थी, मगर जो 236 रन बनाए, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 30 से 35 रन कम पड़ गए। अगर 30 से 35 रन और बना लिए होते तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है और उनके सामने बांग्लादेश ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, बांग्लादेश की गेंदबाजी की आपको सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत तक रोके रखा है न्यूजीलैंड को, बनाने दे दिया, और उसके बाद आखिरी तक उन्होंने विकेट भी निकाले हैं, कभी रन आउट, कभी कैच आउट। हालांकि एक आध कैच ड्रॉप भी हुए, मगर बांग्लादेश के लिए जो कहा जाता है कि स्पिन गेंदबाजी इनके पास अच्छी खासी है, तो उस तरह की गेंदबाजी बांग्लादेश ने दिखाई है। तो आपको नहीं लगता कि अगर 35 से 40 रन ज्यादा होते तो न्यूजीलैंड के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी? बिल्कुल, अगर इसमें आप 40-50 रन ऐड कर दो तो ये टोटल आपको 290 के करीब चला जाएगा। 290 का टोटल अगर रहता सामने, और न्यूजीलैंड के 2 विकेट जैसे उन्होंने जल्दी जल्दी गिरा दिए थे, तो न्यूजीलैंड के लिए चेज मुश्किल होता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम को इतना समय लगा, तो मुझे लगता है कि जो टारगेट छोटा था, उनको जीत दिख रही थी, उन्होंने अपना आराम से समय लिया, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन लास्ट में जैसे कि लैथम प्रेशर में आकर आउट हो गए, रन आउट हुए, उसके बाद उनके साथ जो और बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी आउट हो गए। लास्ट में हम लोग बात करने लग गए थे कि बांग्लादेश ने माहौल बना दिया है। अब मान के चलिए 40 बॉल बची थी, उससे थोड़े से लगभग शायद उसमें 23 या 24 रन चाहिए थे। अगर बॉल और उसका गैप कम होता तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं मैच निकालने की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि अंत में उन्होंने शुरुआत में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की, मगर आखिर में आकर के बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी। बिल्कुल, उनके मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और नाहिद राणा, आप नजमुल हसन सांटो के कप्तानी पे भी आप सवाल उठा सकते हो कि भारत के खिलाफ इतना बड़ा मैच और आप अपने सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज को मैच से आप बाहर रखते हो। इसलिए बाहर रखते हो, उनका कहना था कि टीम कॉम्बिनेशन के चलते नाहिद राणा को बाहर किया गया। और नाहिद राणा ये वही बॉलर हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। इनको भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छे से खेला था, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में धमाल मचा के आ रहे थे। और ये बांग्लादेश के मतलब ऐसे बॉलर हैं जो मतलब आपको 145-150 के करीब तक की बॉलिंग करके दे सकते हो। ऐसे एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी को आप बड़े मुकाबले में नहीं उतारोगे तो आप बड़े मुकाबलों में नहीं उतारोगे तो फिर आपका यही हश्र होगा। और अच्छी खासी स्पीड थी वो, जिस तरह से दिख रहा था कि वो बॉलिंग कर रहे हैं, गति है उनकी, जो लेंथ है उनका, जो आर्म एक्शन है वो काफी सीधा, काफी सटीक है और काफी बैलेंस्ड है। तो इस लिहाज से वो गेंदबाज काफी अच्छे हैं। मगर यहां पर बात न्यूजीलैंड की भी करेंगे। चलिए, बांग्लादेश तो अब बाहर हो गया, बांग्लादेश से हमको कोई बहुत ज्यादा डर भी नहीं था, मगर न्यूजीलैंड में जब रचिन रविंद्र वापस आए हैं, उसके अलावा लैथम लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं बढ़िया। विलियमसन जो है अभी तक एक भी 2 मैच खेले, दोनों मैच में चले नहीं हैं। और विलियमसन, हम सबको पता है कि विलियमसन कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर जब वो खड़े होते हैं तो मैच का कोई ना कोई नतीजा निकलता है न्यूजीलैंड के पक्ष में। तो अभी विलियमसन बाकी हैं शायद किसी बड़े मैच के लिए। फिर रचिन रविंद्र ने अपनी जो फॉर्म है वो दिखा दी है कि वो चोटिल होने के बाद आए हैं और उनकी फॉर्म बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। लैथम लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक मार रहे हैं। न्यूजीलैंड से कहीं ना कहीं, जो अभी आपने कहा था, भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगला मैच 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड का है। ये तो एक तरीके से डेड रबर है। उस मैच का नतीजा जो भी निकले, अब इस चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कि एक होता है ना कि आप ग्रुप में टॉप कर जाओ तो आप फलाना सेमीफाइनल खेलो, इस बार उस तरह का नहीं है। मैच कोई भी जीते, इंडिया 4 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगी दुबई में और न्यूजीलैंड 5 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगी लाहौर में। जब आप इस तरह की बात होती है तो एक बात जहन में आती है कि भाई पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। एक लाइन में हम कह के निकल सकते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, मगर पाकिस्तान, एशिया के लोग कोई भी हो या बाहर के भी लोग हैं, एशिया के बाहर के लोग भी हैं, कोई भी टीम आती है मगर पाकिस्तान और भारत के मैच का इंतजार करते हैं।
अब पाकिस्तान हो गया बाहर, और पाकिस्तान का मैच सिर्फ भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान किसी के साथ भी खेलता है तो उनके मैच में ऐसे ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं अपने आप से कि वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे व्यक्तिगत लगता है कि अब वो मजा नहीं रह जाएगा, बहुत फीकी होने वाली है। अगर आप साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हटा दीजिए तो अब वो मजा फिलहाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत देश जो है वो अपने आप में मजबूत है, तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी टीमें मुझे नहीं लगता टक्कर देंगी, लेकिन उतना ज्यादा असर छोड़ पाएंगी। मगर पाकिस्तान होता तो एक अलग सा एक धुक 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 सबके दिल में होता है कि भाई पाकिस्तान के साथ कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से है बाहर। क्या लगता है कि क्या वो जो रस था चैंपियंस ट्रॉफी में वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है? देखिए, मजा तो कम हुआ ही है, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बिल्डअप में जितने सारे वो हो रहे थे, कभी मतलब बीसीसीआई और पीसीबी के बीच वो बीच में टक्कर थी हाइब्रिड मॉडल को लेकर के, फिर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को अपनाया, बीसीसीआई के सामने झुके वो। फिर उसके बाद स्टेडियम्स की तैयारी की उन्होंने, बहुत झटपट स्टेडियम्स तैयार हुए समय पे, और टीम 4 दिन के अंदर टूर्नामेंट से बाहर। ठीक है, मजा तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये सेमीफाइनल तक अब थोड़ा सा मतलब ये नीरस हो गया है, खास करके ग्रुप ए के मैचेस। हाँ। अब पाकिस्तान कल खेले, अगला मैच उनका बांग्लादेश से है, वो बस कंसोलेशन के लिए 2 पॉइंट हासिल करके अपने घर में रहेंगे। बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि वो भी 2 पॉइंट पाकिस्तान के साथ भी। हाँ, जी। तो ग्रुप ए के मैचेस नीरस हो गए हैं, मजा थोड़ा सा अभी मतलब वो उस तरह का नहीं रह गया है, लेकिन ये अब सेमीफाइनल से फिर एक तरीके से शुरू होगा। और ग्रुप बी के मैचेस जो है उसके सारे मतलब अभी भी सभी टीमें कंटेंशन में है कि कुछ भी हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कल मैच है। हाँ। तो ये बहुत ही धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो वो धमाकेदार हो, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से लोग कमतर आंक रहे थे, दरअसल वो टीम कमतर है नहीं, क्योंकि उसने अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड में मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ सकती है। मगर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से गेंदबाजी की, गेंदबाजी थोड़ी सी कमज़ोर दिखी थी, मगर फिर जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि वो कोई चैंपियन टीम है। चैंपियन टीम जब कहीं उतरती है तो भले उसके पास कुछ खिलाड़ी कम हो, लेकिन उनका इंटेंट नहीं बदलता है, उनका रन रेट कम नहीं होता है, वो उसी तरह से खेलेंगे, वो उसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे जिस तरह से वो हमेशा करते आए हैं। एक टिप्पणी आखिरी कुणाल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर जो कल होने वाला है। देखिए, ये मुकाबला तो दोनों साइड को देखते हुए तो ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है। दोनों टीमों में मतलब ऐसे ऐसे बैटर्स भरे हुए हैं। हो सकता है कि क्लासेन फिट होके चले आए, तो क्लासेन है, मार्करम है, मिलर है, रासी वांडर डूसे है, उधर जोश इंग्लिश है, ट्रेविस हेड है, मैथ्यू शॉर्ट उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो ये एक तरीके से बैटर्स का मुकाबला तो है ही, और साथ में इनके पेस बैटरी का भी है कि साउथ अफ्रीका के पास यानसन है, रबाडा है, उधर ऑस्ट्रेलिया में बेन डॉर्सियस हैं, और सी नेबट हो सकता है कि उनको मौका मिले, क्योंकि पिछले मैच में 1-2 गेंदबाज थोड़े महंगे गए थे। तो ये उनके तेज गेंदबाज से तेज गेंदबाजों की टक्कर और बैटर्स का ही इसमें रहेगा। और मुझे लगता है कि रावलपिंडी के पिच को देखते हुए हो सकता है कि ये 350 का मुकाबला नहीं हो, लेकिन फिर भी 300 प्लस 320-25 के आसपास स्कोर। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सामने हो तो फिर स्कोर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ना कोई 436 भूल सकता है, ना कोई 434, ना कोई 438। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो टक्कर बड़ी होती है। उसको आप भारत और पाकिस्तान नहीं रही तो अब आपको मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत और पाकिस्तान जैसी जो अपनी फैन फॉलोइंग है या उतनी उत्सुकता आपके अंदर होती है, उस उत्सुकता से इस मुकाबले को देख सकते हैं। बिल्कुल नई एक तरीके से भारत पाकिस्तान का तो मतलब वो प्रतिद्वंदिता तो है। हाँ। उधर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का भी आईसीसी टूर्नामेंट में है। आप देखें, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच ही सेमीफाइनल कोलकाता में हुआ था। लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। इसके पहले भी हम थोड़े पीछे जाएं तो 1999 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद आता है, क्लूजनर का रन आउट होना। और फिर एक और मैच याद आता है जहां पे जब साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ही हाथों बाहर हुई थी। तो ये राइवलरी बहुत ही जबरदस्त है। कल का मुकाबला मतलब साउथ अफ्रीकी टीम बदले के इरादे से जरूर उतरेगी, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के सामने ये ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी हल्की है। चलिए आपका प्रेडिक्शन देखते हैं कल क्या साबित होता है। और फिलहाल कल सितारों से भरी टीमें उतरेंगी, दोनों तरफ विस्फोटक बल्लेबाज होंगे और शानदार गेंदबाज होंगे दोनों तरफ, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। कुल मिलाकर के मैच देखने में बहुत मजा आने वाला है।
और फिलहाल एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। अब आप देखिए कि आपको कितना लगता था कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में रहना जरूरी था, वो ऊपर जाती, या कितना नहीं जरूरी था, वो आपको तय करना है। फिलहाल वो बाहर है, कल के मुकाबले का सबको इंतजार है। कल हम फिर से आपको शाम को मिलेंगे आकर के मैच के बाद और आपको बताएंगे मैच के मूवमेंट्स के बारे में, पिच के बारे में, और कैसी किस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, किस गेंदबाज ने कैसी गेंदबाजी की, और क्या रहा मैच का नतीजा, सब कुछ आपके सामने लेकर के आएंगे। आज हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया।